तो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। 280 से 280 से। अनुशासनहीनता के दो मुख्य कारण लिखिए। अनुशासनहीनता के दो मुख्य कारण हैं, एक तो वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और दूसरा है शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव। अनुशासनहीनता निवारण के दो उपाय लिखिए। तो कारण तो ये हो गया कि वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो गया और शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव हो गया। निवारण के उपाय ये है कि दंडात्मक उपाय हो गया और सुधारात्मक उपाय हो गया। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्यों का उल्लेख किया? तो लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया था। शैक्षिक प्रशासन के दो मुख्य कार्य लिखिए। शैक्षिक प्रशासन के दो मुख्य कार्य हैं नियोजना करना और नियंत्रण करना। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहाँ पर है? यूजीसी है। उसका मेन ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में। और एआईसीटीई का भी दिल्ली में ही है। यूजीसी है वो जो डिग्री कॉलेज हैं उनको कंट्रोल करता है, और एआईसीटीई है वो जो टेक्निकल कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक है। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें समुचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। आपने सुना होगा कई बार पर्यवेक्षण होता है या पर्यवेक्षक आते हैं। तो पर्यवेक्षक जो आते हैं वो क्या करते हैं? पर्यवेक्षण करते हैं। मतलब जो कोई कार्य है दूसरे के द्वारा किया जा रहा है उसका निरीक्षण करते हैं और फिर उन्हें समुचित निर्देश प्रदान करते हैं। तो दो चीज़ें आ गई पर्यवेक्षण में, निरीक्षण करना और फिर समुचित निर्देशन प्रदान करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताइए। शैक्षिक पर्यवेक्षण है उसके दो प्रकार है, निरीक्षणात्मक और नियंत्रणात्मक। पर्यवेक्षण होता है ऑब्जर्वेशन। भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण का आरंभ कब हुआ था? वुड डिस्पेज की संस्तुतियों द्वारा 1854 में हुआ था। समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी उप प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने से है। विद्यालय शिक्षा में समन्वय के किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय शिक्षा में समन्वय होता है वो पहला तो है तो विद्यालय शिक्षा में समन्वय के दो क्षेत्र हैं, शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय और प्रशासनिक क्रियाओं में। विकास के अध्ययनकर्ताओं ने किन्हीं दो प्रसिद्ध विद्वानों के नाम लिखिए। तो हरलॉक और जेम्स ड्रेवर। फ्रॉयड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? दो मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मूल्य मूल प्रवृत्ति। पुरस्कार व दंड में अंतर बताइए। पुरस्कार व दंड तो सबको ही पता है। तो पुरस्कार क्या होता है? छात्रों में संतोष उत्पन्न करता है और उनका मनोबल बढ़ाता है जिससे वे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि दंड है वो छात्रों में खीज उत्पन्न करता है। मूल्यों के 3 प्रमुख स्रोत बताइए। तो मूल्यों के 3 प्रमुख स्रोत हैं कि जहाँ से हमें मूल्य प्राप्त होते हैं। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है वहाँ से हमें जीवन के मूल्य प्राप्त होते हैं। हमारा धर्म है और हमारा संविधान है। ओटावे के अनुसार मूल्य की परिभाषा दीजिए। ओटावे के अनुसार मूल्य के विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। संविधान के किस अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो अध्याय भाग 4 में रखा गया है। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये कथन किसने कहा? सील ने। सेकुलरिज्म में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6।
6 मूल अधिकार होते हैं अपने। कितने से कितने अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? 11। तो ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल साधारण सा जनरल नॉलेज है, ये सबको पता होना चाहिए। संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, उसके बाद में 6 ही रखे। जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। कर्तव्य है वो बाद में जोड़े गए थे। कहाँ से लिए गए थे कर्तव्य? प्रेरणा कहाँ से मिली थी? रूस से। संविधान का स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय जनता को। संविधान का लक्ष्य बताइए। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। संविधान की धारा 28 से क्या अभिप्राय है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। संविधान की धारा 28(1) में लिखा हुआ है कि अगर राज्य पोषित कोई शिक्षा संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतवर्ष में नया संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के 4 आदर्श क्या है? तो भारतीय संविधान के 4 आदर्श हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व है। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। सभी धर्मों के प्रति समभाव एवं आदर की भावना। भारतीय संविधान की धारा 27 का क्या आशय है? भारतीय संविधान की धारा 27 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा उसे परिवर्धित करके आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित करना। जनतंत्र का अर्थ बताइए। जनता के हाथ में शक्ति। जनतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध है समाज और उसमें हुए परिवर्तन से। समाजवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। आर्थिक समानता, उपभोग एवं व्यवसाय की समानता। समाजवाद के किस पर बल दिया गया था? आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व लिए गए थे आयरलैंड से। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार के कौशल के विकास के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण है उसका प्रयोग करते हैं शिक्षण कौशल विकास के लिए। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। भारत सरकार द्वारा किसके लिए NIOS के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? शिक्षक प्रशिक्षण कौशल के लिए। शैक्षिक तकनीकी का महत्व क्या है? यह शिक्षण कार्य प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाती है। इनसेट की शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 1983 में। इनसेट शिक्षा व योजना क्या है? तो 5 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण किया गया था। ये इनसेट नाम का एक उपग्रह है, वो बिल्कुल एजुकेशन को ही समर्पित है। ई शिक्षा में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक। और ज्ञानवाणी के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1 मार्च 2000 को। एजुसेट क्या है? शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी एक उपग्रह। तो ये एजुसेट है वो एक उपग्रह है जो शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी है। पहली बार ज्ञानवाणी का प्रसारण कहाँ से किया गया था? लखनऊ, कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक विशेष पुस्तकालय है जहाँ पर पाठ, दृश्य सामग्री, वीडियो, पुस्तक, शोधों का डिजिटल संरक्षण किया जाता है। तो डिजिटली अवेलेबल होती है वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में।
पेन ड्राइव क्या है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज ड्राइव है, मतलब डिवाइस है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। इस टाइप का तो डेट वगैरह तो नहीं पूछेंगे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1995 में। और वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस वापस रिपीट हो रहे हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, अपना रिवीजन हो रहा है। अपना मकसद तो है कि सीखना, चीज़ों को याद करना, तो जितना ज़्यादा रिपीटिशन होगा अच्छा है। सर्च इंजन का निर्माण हुआ था 1990 में। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विश्व का सबसे पहला स्मार्टफोन आईबीएम कंपनी ने सिमोन नाम से। एंड्रॉयड की खोज किसने की? एंडी रूबिन। जो एंड्रॉयड हमारे मोबाइल में आजकल आता है, अभी एंड्रॉयड है, उसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? गूगल। भारत में सबसे सस्ता स्मार्टफोन था, ये फर्जी की, उससे ना कोई मतलब नहीं है। फ्रीडम 200 ही काम करके ऐसे फालतू में आया था, फिर कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ आया नहीं था। 1999 में जापान की किस कंपनी ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया? एनटीटी डोकोमो। ओएचपी होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओपन एजुकेशन रिसोर्स शब्द का प्रयोग में लाया गया था। ओईआर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2002 में लाया गया था। ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ओईआर। ओपन एजुकेशन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब किसने प्रतिपादन किया था? यूनेस्को ने। और ओपन एजुकेशन रिसोर्स है क्या? ये ऐसे संसाधन है जो शिक्षण और अधिगम के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। शिक्षक के द्वारा डिजिटल सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गई पीपीटी के पूर्ण रूप क्या है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जीवन कौशल व्यक्ति की जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार मदद करता है? तो उचित प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रदान करके। जीवन कौशल की मुख्य विशेषता क्या है? विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, रचनात्मक सोच आदि। सहानुभूति का अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्ति के अनुभूतियों एवं परेशानियों को समझना। भावनात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? अभ्यास या प्रयास द्वारा। निर्णय लेने के अंतर्गत कौन से दो तत्व शामिल है? समस्या के बारे में सोचना और उपलब्ध विकल्पों के द्वारा समाधान निकालना। पारस्परिक संबंध क्या होता है? यह विभिन्न लोगों और समूह के बीच का संबंध होता है। तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो व्यायाम है, सैर करना, संगीत सुनना, योग करना, खाने की आदतों में बदलाव करना, फास्ट फूड वगैरह कम करना, वेजिटेबल्स वगैरह हेल्दी खाना खाना। जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है? यह व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु आवश्यक है। बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने लिया? तकनीकी शिक्षा पद्धति ने। बच्चों पर तकनीकी शिक्षा पद्धति के सकारात्मक प्रभाव क्या है? कि वो ज़्यादा कुशल हो गए और बुद्धिमान हो गए। बच्चों और विद्यार्थियों में तनाव की समस्या एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कौन सी पद्धति आवश्यक है? जीवन कौशल शिक्षा। स्कूली बच्चों को जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को उनके भविष्य एवं जीवन की चुनौतियां तैयार करती है। भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई? 1986 में। वह संस्था जो अध्यापक शिक्षा पद्धति के साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति लाए गए बदलाव और विकास को लागू करती है, एनसीईआरटी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। व्यावसायिक संगठनों ने अपनी संस्था के किन तत्वों में रखा है? ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वफादारी आदि। वह विद्वान जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्य से सहमत नहीं थे, मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये वापस वही क्वेश्चंस है, वो रिपीट हो रहे हैं। ये पेडागोजी के अंदर हैं सारे, ये हम देख चुके हैं पहले भी। संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से मिल गए? ये थे रूस से, तो ये हम पहले देख चुके हैं। तो इस पीडीएफ में तो इतना ही था।